बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ पार्टीज इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, रोजाना की बुनियाद पर उनके भी जलसे दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी जलसे दिखाई दे रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन पे काफ़ी अरसा सकूत तारी रहा, अब रफ्ता रफ्ता वो भी बोलना शुरू हुए हैं। पहले हाफिजाबाद से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, मानसहरा से अब ननकाना, मुख्तलिफ जगहों पर वो जलसों में ना जा सके, लेकिन अब वो जलसों में भी जा रहे हैं, अपने हलकों के अंदर भी जा रहे हैं। लेकिन अवामी तौर के ऊपर क्या उस तरह से पजीराई उनकी हो रही है, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि उनकी जानिब से जो बयानिया अपनाया जा रहा है वो बयानिया यही है कि मुझे लाया गया है और मुश्किल वक्त में मुझे लाया जाता है। ये वो सादर करवाना चाहते हैं कि मुश्किल जब भी पड़ती है तो उसका हल मेरी ही वजह से निकलता है और मैं ही उसका हल निकाल पाता हूं। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं कि किसी को चौथी बार वजीर आजम बनाने की बजाय मुझे पहली बार वजीर आजम बनाए तो मुल्क की काया तब्दील कर सकता हूं और वो इस तरीके से पलट सकता हूं कि हमारे पास मंशूर मौजूद है और उसी मंशूर की बुनियाद के ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और साथ ही साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि हुकूमत मरकजी सतह पे हमारी ही बनेगी और आजाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। अब ये जो आजाद उम्मीदवारों का वो एक खला छोड़ते हैं, क्या पाकिस्तान में आजाद उम्मीदवार जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, ना किसी पार्टी का हिमायत याफ्ता है, वो इतनी बड़ी तादाद में मुंतखब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें और एक हुकूमत बना सकें? इस वक्त ये जो नैरेटिव की जंग है, नैरेटिव की जंग में जो नैरेटिव है वो किस हद तक अवाम बाय कर रहे हैं, किसका बाय कर रहे हैं, किसको कंपेन की जरूरत है और इसे कंपेन की जरूरत है ही नहीं, ये एक सवाल है। पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ रऊफ हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। रऊफ हसन साहब, अगर देखा जाए 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुश्किल दरपेश आई 2024 में, लेकिन अब आपका उम्मीदवार कोई नहीं, बल्ले का निशान कोई नहीं, तो 18 की निस्बत 24 में किस हद तक मुश्किलात हैं या किस हद तक आसानी है कैंपेन? बहुत मेहरबानी जी। आपने कहा बल्ले का निशान नहीं, बिल्कुल ठीक है, बल्ले का निशान नहीं, लेकिन आपकी दूसरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि हमारे उम्मीदवार कोई नहीं। ये पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान की हर कंस्टिट्यूएंसी से इस वक्त खड़े हैं, नेशनल एंड प्रोविंशियल। सो उम्मीदवारों की ना हमें कमी थी ना है, बल्कि आप ही के चैनल्स के ऊपर लोग बैठ के ये दावा किया करते थे जी कि हमें उम्मीदवार मिलेगा कोई नहीं और हम छोड़ देंगे, अगर हम उम्मीदवार मिला तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अब इन लोगों को मैं याद दहानी कराना चाहता हूं कि वो पॉलिटिक्स छोड़ दें। तो उम्मीदवारान हमारे पास बहुत हैं, मुश्किल डेफिनेटली है, आप भी देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मौजूद है, आज भी वो पाकिस्तान की हर कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर अपने उम्मीदवारान खड़े करने की पोजीशन में है, आज भी उसका वर्कर उसके साथ है, आज भी इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, आज भी उसका हमारा वर्कर जो है वो चार्ज्ड है, वो पैशनेट है कि जी हमने 8 फरवरी को बाहर निकल के वोट करना है और हमने इमरान खान को वापस लाना है। सो जो हमारे जो नाकदीन थे, जो हमारे ऑपोजिट कैंप में खड़े थे, जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करना चाहते थे, इवन खत्म करना चाहते थे, वो बिल्कुल उसमें कामयाब नहीं हुए और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि उनकी सफ़ों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो दाखिल होती जा रही है और वो बेहुदा इकदाम लाइक इंटरनेट को स्लो कर देना या एक लाहौर में सेक्शन 144 जो है वो उसका इतलाक कर देना और इस तरह के और इंतहाई बेहुदा इकदाम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब, जिस तरीके से देखा जाए और इसके आग के दरिया से गुजर जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इलेक्शन डे के ऊपर जीत हमारी होगी। रऊफ हसन साहब, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर या दीगर पीटीआई के रहनुमा वो मौजूदा वक्त के अंदर अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, लेकिन हमने अक्सर औकात देखा है कि आपके नाम से मंसूब जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं उसमें बड़ा करख्स लहजा होता है। आप समझते हैं कि इससे पार्टी और ज़ेरे इताब नहीं आएगी? देखिए, हमारा करख्त लहजा नहीं होता, हमारा फैक्चुअल लहजा होता है। आप क्या हम चोर को चोर ना कहें? क्या बता दीजिए, मुझे कोई लफ्ज बता दीजिए। क्या हम डाकू को डाकू ना कहें? मुझे कोई लफ्ज बता दीजिए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, क्या हम उनको मुल्क के दोस्त कहें या उनका जो जुर्म है वो आवाम पर आश्कार करें? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज ए पोलिटिकल पार्टी?
तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें बिल्कुल तल्ख नहीं होता, मैं उसमें तल्खी कभी नहीं डालना चाहता, कोई उसमें अनरियल बात नहीं होती। जो भी हमारी स्टेटमेंट आती है वो हकायक पर मबनी होती है। मैं एक एक स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। सही। और लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी जरा उनको भी जरा उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। बल्कि अभी जहांगीर खान तरीन साहब ने माफी भी मांगी है अपनी जी, एक उन्होंने इस अपने स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने दिया। जी जी, उन्होंने कहा है कि मैं जातियात के ऊपर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो बात ली गई। रऊफ हसन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये इशारा दिया और उन्होंने बैनुल अक़वामी एक इदारे को भी इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि हम हुकूमत बनाएंगे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर, और वो हमसे रवाबित में है। तो फर्स्ट थॉट में जो बात जहन में आती है वो यही आती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकते कि पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो अगर इस तरह के रवाबित है तो उनको कैसे खत्म कर पाएंगे? आज पीटीआई का जो उम्मीदवार है, जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार है, वो पीटीआई का डिवोटेड आइडियोलॉजिकल वर्कर है। पीटीआई की एक नेचुरल क्लेंसिंग हुई है पिछले 2 साल में, जब रैट्स दे जंप द शिप इनटू द पॉलिटिकल ओब्लिवियन, पॉलिटिकल डेथ। वो उनके जाने से जो पार्टी है वो अपने आइडियोलॉजिकल रूट्स की तरफ पलटी है, वापस आई है। और आज पार्टी जो मैं देख रहा हूं वो वही पार्टी है जो कि किसी जमाने में बनी थी, जो उसके ख्वाब थे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। और आज ये वर्कर्स जिनको हमने नॉमिनेट किया है वो बिकने वाले लोग नहीं हैं, वो पीटीआई के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं। वो खान साहब की विजन, खान साहब का जो जज्बा है उसके साथ खड़े हैं। वो किसी ऑफिस को सिक्योर करने के लिए इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि अखलाकी तौर पे किसी और के साथ जुड़ना, किसी के नाम पे वोट लेना और किसी और के साथ जुड़ना वो गलत है। क्या कानूनी तौर के ऊपर आप उन लोगों को रोक पाएंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल्स 94 के तहत कोई भी आज़ाद उम्मीदवार वो 3 दिन में किसी ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है जिसका कम अज कम एक उम्मीदवार जीता हुआ हो। अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तो कोई उम्मीदवार जीता हुआ नहीं होगा, तो उन लोगों को कैसे रोका जाएगा? देखिए, हम इन तमाम चीजें जो हैं, हम इनके ऊपर, ये हमें मालूम है, हम इनके ऊपर डिबेट की है और हमने अपने बैकअप ऑप्शंस जो हैं उनको तैयार किया हुआ है। ये जब सिचुएशन आएगी, इस किस्म की सिचुएशन आएगी, अभी तो हमारा टोटल फोकस जो है वो इलेक्शंस के ऊपर है। इलेक्शंस गुजर जाते हैं जब, तो उसके बाद हम इन चीज़ों के साथ डील करेंगे। हमारे पास बैकअप ऑप्शंस मौजूद हैं और ये डेफिनेटली ये जो आज़ाद उम्मीदवार जब जीतेंगे तो इनको एक पोलिटिकल पार्टी मुहैया होगी जिसको ये ज्वाइन करेंगे और हुकूमत में शरीक हो। अच्छा, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुहैया होगी वो पीटीआई के अलावा भी कोई और हो सकती है? मैं उस बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन इस वक्त नहीं कर सकता। सही। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई कैन नॉट डिस्कस इट एनी फर्दर। अच्छा रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्टी के ही रहनुमा, मरकजी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहें तो उससे पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? यानी आप शेर अफजल मरवत के बारे में आपने बातें की, उन्होंने अवामी मजमे में खड़े होकर आपके बारे में बातें की, तो इस तरह की जो राय जनी है वो अवामी सतह के ऊपर पार्टी को कमजोर नहीं करती? फॉर मी इट्स अ डेड एंड बैरेड चैप्टर सर। वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब होती है तो उसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो उसको एक पैराए में उसका इजहार किया जाता है। मैं एज पार्टी के तर्जुमान के तौर के ऊपर पार्टी की जो पॉलिसी है उसको स्टेट करता हूँ, इसमें मेरा जाती अमल दखल नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो एक डेड एंड बैरेड चैप्टर है, वो खत्म हो चुका हुआ है और मैं इसको दोबारा से इग्नाइट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँ। ठीक। रऊफ हसन साहब, मजमूई अंदाजे के मुताबिक क्या समझते हैं कि आपके हिमायत याफ्तगान मुल्क के तूलो अर्ज में कितनी नशिस्तें निकाल सकते हैं? जिस तरह से दावे तो हर कोई कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पंजाब से 125 सीटों के दावा कर रही। देखिए, अगर आप इस मुल्क में फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस जो हैं वो इंश्योर करें, अगर आप इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड आपने दिया होता, अब तो सिर्फ 10-12 दिन रह गए इलेक्शंस में, आज भी देखिए कल एक सेक्शन 144 तक लग गया है लाहौर में, ताकि और हमारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके घरों के ऊपर पुलिस जो है उसका वो पहरा दे रही है इस वक्त, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू ना कर सकें। अगर ये सब कुछ करते हैं तो हम कम से कम 150 से 175-80 सीट्स तक बड़ी आसानी से पूरे मुल्क से जीत सकते हैं। इस वक्त हमारी जो रेटिंग्स हैं वो 80% प्लस है, केपी में हमारी रेटिंग्स 90% प्लस हैं, तो हमें सीटें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, सवाए अगर आप इलेक्शंस में इस हद तक धांधली करें
कि वो झरलू इलेक्शन बन जाए जिनको ना पाकिस्तान में और ना ही दुनिया में कोई कबूल करे, वो एक और कहानी है। लेकिन फ्री फेयर इलेक्शंस में हम लोग वी बाय फार द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पॉपुलैरिटी आज तक इलेक्टोरल प्रोसेस में पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है जितनी कि इस वक्त पीटीआई को और इमरान खान साहब की जात को है। सो हमें कोई शक नहीं है कि हम 2/3 मेजोरिटी या इससे भी ज्यादा के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की जो डुप्लिसिटस पॉलिसी है, तो इस पॉलिसीज के बावजूद हमने इस जुल्म का जबर का को बर्दाश्त किया है, सहा है, और आज भी हम खड़े हैं। आज भी हम पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा उम्मीदवार खड़ा है। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। जो वो लोग जो कि जैसे कि अच्छा, आप अपने आप में और नून लीग में फर्क क्या करते हैं कि नून लीग ये कहती है कि हमें भी हाथ पांव बांध के मैदान में उतारा गया था और आप लोगों को लाया गया था, आप वही क्लेम उनके बारे में करते हैं, तो मवाजना अगर किया जाए तो आपकी नजर जो है वो क्या देखती? देखिए जी, मवाजना हो ही नहीं सकता। नवाज लीग का मवाजना इमरान खान साहब के साथ हो ही नहीं सकता। नवाज लीग जो है 1982 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पंजाब के, तो उस वक्त कौन सा इलेक्शन हुआ था? 1985 में जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, उस वक्त कौन सा इलेक्शन हुआ था? उसके बाद जिस तरीके से ये इलेक्शंस करवाते रहे, जीतते रहे, वो भी सबके सामने है। तो ये मवाजना ना करे। खान साहब के पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, 27 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल है। एक पार्टी के साथ, एक सीट के साथ भी उन्होंने असेंबली में बैठे हुए हैं। वो भी वक्त देखा हुआ है हमने। हम स्ट्रगल के थ्रू आए हुए हैं, हम पेट्रनेज के थ्रू नहीं आए हुए। सो कंपेयर ना करें प्लीज। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, इस बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फेज से गुजर रही है, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो हर सियासी जमात के साथ कभी ना कभी होता रहा है, तो ये इसको मजबूत करेगा। क्या इसकी आप तायीद करते हैं? देखिए, मजबूत हो चुकी हुई है पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, जो लोगों ने हमें निकाला था, मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी जरा फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करते हैं। उनका ख्याल था कि माजी के लीडरान के तौर की तरह, जिसमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, खान साहब जो है वो भी 10-15 दिन जो है वो गुजारेंगे, उसके बाद वो भी चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब यही करते रहे। आपको पता है, जो साइकिल चलता था वो निकाले जाते थे, वो उसके बाद 10-15 दिन के बाद दस्तपस्ता हो जाते थे, कहते थे माफ कर दीजिए, चले जाते थे, फिर जोड़ तोड़ करके वापस आते थे। वो यही सोच रहे थे कि हम इनको निकालेंगे, खान साहब की कोई स्टैंडिंग नहीं होगी, खान साहब खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकली और वो चले जाएंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो रीराइट की है खान साहब। आज 6 महीने से वो जेल में है और वो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, ये मेरा मुल्क है और मैं यहीं रहूंगा, मैंने बाहर नहीं जाना। तो ये एक रकम की जा रही है, पॉलिटिकल तारीख जो सियासी तारीख है वो नए सिरे से रकम की जा रही है। मैं फील करता हूं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि डिजर्व करती है अवाम का कॉन्फिडेंस, अवाम का फेथ और अवाम का प्यार, और वो पीटीआई को मिली हुई है। पीटीआई के लिए इन 2 सालों में और खासकर मई के बाद से सरवाइव करना जो था वो बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमने उसको बहुत ऐसे तरीके से निभाया है। आज भी हम अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, मैदान में हैं और सियासी लड़ाई जो है, सियासी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखते हैं। अच्छा, रऊफ हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें ये कहती हैं कि आपने पोलराइजेशन इस हद तक की है कि घरों के अंदर इंतशार पैदा हो चुका है, बच्चे कुछ और सोचते हैं, वालिदैन कुछ और सोचते हैं, और पीटीआई ने ये नफरत का बीज बोया है जो किसी दूसरे को तहम्मुल मिजाजी से सुनने का हौसला नहीं पैदा करने देते। ये नफरत का बीज नहीं है मेरे भाई, ये अवेयरनेस का बीज है। ये खान साहब की कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क। खान साहब ने लोगों को, गरीब लोगों को, पिसे हुए लोगों को अवेयर किया है कि उनके आईनी हकूक हैं और उन आईनी हकूक को हासिल करने के लिए वो जद्दोजहद करें। आज पाकिस्तान का हर घर इस अवेयरनेस से आगाही है उसको। आज पाकिस्तान का हर बच्चा वो सोचता है कि उसके हकूक हैं और किस तरीके से वो उन हकूक के लिए जद्दोजहद करेगा। आज इमरान खान साहब एक अलामत बन चुके हुए हैं उन हकूक की कि ये वो लीडर है जिसके पीछे हमने चलना है और हमने पाकिस्तान अपने हकूक जो है इस मुल्क में हासिल करने हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये एक आईनी जद्दोजहद है, ये एक कानूनी जद्दोजहद है। और ये खान साहब की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान को ये है कि उन्होंने वास्ट अवेयरनेस क्रिएट की है आवाम में। उनको पता चल गया है कि किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, किस तरीके से उनका खून चूसा जाता था, किस तरीके से मुल्क की दौलत जो है वो लूटी जाती थी। ये सब चीजें वो उसके बाद वो उनको अब इससे आगाही हुई है, इसीलिए वो आज अपने पांव पे खड़े होके बाबांगे दोहल कहते हैं कि हाँ हम अपने हकूक लेंगे। ये आगाही है, ये कोई डिविजन नहीं है, इसको वैसे मत लीजिए। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक हिस्सा होता है
और ये ट्रांसफॉर्मेशन की आगाही देता है, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि मुल्क जो है ट्रांजिट कर रहा है एक डेप्रिवेशन की स्टेज से, एक अंधेरे में रहने की स्टेज से एक अवेयरनेस की स्टेज के ऊपर ये ट्रांजिट कर रहा है। और आने वाला जो कल है, मुझे यकीन है कि वो इस मुल्क के लिए बहुत खुशगवार होगा, बहुत अच्छा होगा। उसकी एक ही शर्त है कि पाकिस्तान में फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस हों और जो अवाम का मैंडेट लेके आए उसको हुकूमत दी जाए, उसको आगे अपना प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने दिया जाए। ये बहुत जरूरी है, इसको नहीं रोकना चाहिए। रऊफ हसन साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिनात में से है कि इलेक्शन डे से पहले आपके कोई उम्मीदवार तब्दील भी हो जाए, किसी और की हिमायत का ऐलान कर दें आप लोग? देखिए, उम्मीदवार तो हम नॉमिनेट कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी उम्मीदवार के तब्दील होने की कोई गुंजाइश बाकी बची हुई है, क्योंकि 10-12 दिन तो रह गए हैं सिर्फ। लेकिन कोई इमरजेंसी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि क्या कोई हो सकता है। क्योंकि बहुत सी बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि अगर इतवार को कोई उम्मीदवार नहीं निकलता, वो रैली नहीं करता, तो उस हल्के में उम्मीदवार तब्दील भी कर दिया जाएगा। ये हिदायत आई है, क्या इस ज़मन में कोई है? देखिए ये रिपोर्ट हुआ है, खान साहब की स्टेटमेंट है, हमने आज अपना बयानिया जारी किया है। इस सिलसिले में हमने कहा है कि जी आप इतवार को निकले। एंड आई एम श्योर, देखिए एक चीज हम भूल जाते हैं कि इस वक्त माहौल क्या क्रिएट किया गया है, खासकर पंजाब। आप देखिए कितने लोग हैं इस वक्त जेलों में। आप देखिए कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ क्या बर्ताव रखा गया है। आप देखिए ये सब चीजें जो है, ये इंडिकेटर्स हैं हमारे लिए गेज करना कि अगर लोग नहीं निकलते तो उसकी वजूहात क्या है। इसलिए नहीं कि वो निकलना नहीं चाहते, इसलिए कि वो 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। वो बैठे हुए हैं कि जी हमने जो अपना जो इन सारे नाइंसाफियों का, इन सारे जुल्मों का बदला जो है वो वोट की ताकत से लेना है। और यही हमारा मैसेज भी है अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को। 8 फरवरी मार्क करें अपने कैलेंडर के ऊपर, 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है और वोट डालना। और वही वोट की ताकत से ये मुल्क की तकदीर जो है वो बदलेगी। यही हमारा मैसेज उनका। रऊफ साहब, एक आखिरी सवाल, जिस वेबसाइट के ऊपर आपने अपने हतमी उम्मीदवारों और उनके निशानों का ऐलान किया, वो चल रही है? जी वो चल रही है। उसको कुछ बेहुदा लोगों ने उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया और कुछ और बेहुदा लोगों ने उसके साथ एक एस को निकाल के एक पैरेलल किस्म की पोर्टल जो है वो भी शुरू कर दी है। ये खौफ देखिए पीटीआई का, ये खौफ देखिए इमरान खान का, किस तरीके से इन लोगों के सरों पर मुसल्लत है। जब हमारा जलसा होता है वर्चुअल तो उस वक्त इंटरनेट गायब हो जाता है। जब हमारा कुछ छोटी सा एक जलसा बनता है, वो इस लाहौर में कोई लोग निकलते हैं बाहर, 144 इम्पोज कर देते हैं। मुझे बताइए कि कहां स्पेस दी है इन्होंने हमें, कहां स्पेस दी है कि हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। उसके बावजूद हम खड़े हैं। उसके बाद हमारा फोकस जो है वो पॉजिटिव है। हमारा फोकस 8 फरवरी के ऊपर है। हम अपने लोगों को कहते हैं निकलें, वोट दें और पाकिस्तान में चेंज लाएं, तब्दीली लाएं, जेन्युइन तब्दीली लाएं। यही हमारा मिशन। अवाम निकले, वोट दें और पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाएं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे मुख्तलिफ और रहनुमाओं से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान के मजमूई सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। मुख्तलिफ जमातों का इस वक्त जो बयानिया है और उनका जो मंशूर है किस हद तक काबिल अमल है। इस वक्त जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये पोलराइजेशन की सियासत है या माजी में हो चुकी या मुस्तकबिल में और देखने को मिलेगी? इस वक्त का तर्ज सियासत जो है ये मुस्तकबिल में हमारी नई नस्ल के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा? अभी जो शिद्दत पसंदी नज़रियात के अंदर हमें देखने को मिल रही है, क्या माजी में भी ऐसी थी या पहली बार इसका मुजाहरा हो रहा है? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया। एमकेएम के रहनुमा रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तीनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले रेहान हाशमी साहब आपकी तरफ आऊँगा। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम थी तो हमने बड़ा वावेला मचाया कि दरीना कारकुन थे, उनको पसे पुश डाल के किसी और को दे दिया गया। लेकिन मैं उस वक्त हैरत के अंदर मुब्तला हुआ कि जब आपके नाम का भी टिकट जारी नहीं हुआ, तो मेरे लिए वो हैरत की बात थी। तो ये फौकियत आप पे किसी और का दिए जाना, क्योंकि एमकेएम में बोलने वाले 5-7 हैं, उसमें से भी एक आध को माइनस कर दें तो पीछे फिर पार्टी के ऊपर भी सवाल उठता है कि किन बुनियादों के ऊपर दूसरों को फौकियत दी जा रही है। तो उसका जवाब फिर आपसे जानना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान में आपको याद होगा कि ऐसा वक्त भी आया है कि हमने अपने
कैंडिडेट्स दूसरी पार्टीज को ऑफर भी किए हैं, जब खास तौर पर एक तालीमी काबिलियत के हवाले से एक यार्ड स्टिक सेट किया गया था। और मैं इस बार अगर लड़ नहीं रहा तो इलेक्शन लड़ाऊंगा मैं। और हम कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस तो हैं इस बार किसी सीट पर इस बार हमारा किंग मेकर है। हक है जी। इस बार किंग मेकर है। हाँ, हम लड़वाएंगे। और देखें, हम तरजीह देते हैं उन लोगों को कि जो कि किसी न किसी एरिया में एक्सपर्टीज रखते हैं, और हम इलेक्टेबल्स तो हैं नहीं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह हमसे अच्छा कैंडिडेट होगा और बेहतर अंदाज में सर्व करेगा। हम बैकअप पे मौजूद हैं। जब पार्टी चाहेगी, हम जैसे और भी जो सीनियर्स लोग हैं उनको जब जरूरत होगी, हस्ब जरूरत लड़वाएंगे भी। और जो एक्सटेम्पोर ऑरेटर्स हैं वो एमकेएम उस पर मशहूर है, मारूफ है। जो फन खिताबत है एमकेएम का, खास तौर पर वो एपीएमएसओ के लेवल पे, स्टूडेंट लेवल से ही ग्रूम भी करते हैं और नर्चरिंग भी कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे आइंदा आने वाले पॉलिटिकल एरिया में, जो कि कराची के बिलखुसूस और सिंध के और पाकिस्तान के हकूक की खुलकर बात भी कर रहे होंगे, फोरम ऑफ द हाउस असेंबली में भी बात कर रहे होंगे। सही। आमिर हसन साहब, पिछले कुछ दिनों से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये बबांगे दोहल दावा कर रहे हैं कि बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमसे राबितों में हैं और उन्हीं के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। ये जो बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये इशारा किस तरफ है? जो वाकई ही आज़ाद हैं या किसी पार्टी की हिमायत से आज़ाद हैं? किस तरह के उम्मीदवार हैं जो आपसे राबितों में? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई इतना अब मुश्किल नहीं है समझना। जो आज़ाद अरकान है, जाहिर है पीटीआई के पास सिंबल नहीं है। एक तो उसके आज़ाद अरकान होंगे और एक वैसे भी आज़ाद अरकान ज़्यादातर एक ट्रेंड लग रहा है इस दफ़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत, क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है वो बड़ी ही कंफ्यूज है। बड़ी मैं समझता हूँ पंजाब का वोटर भी एक मखमसे का शिकार है और एक गुमगू की कैफियत है अगर आप ग्राउंड में जाएं। तो मेरे ख्याल से वो नून लीग के खिलाफ एक बड़ी इंतहाई नफरत है। अब वो किस तरह उसका इजहार होता है, जमात की तरफ कन्वर्ट होती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ होती है, पीपल्स पार्टी मौजूद है अपनी पूरी सलाहियत के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ। तो पंजाब क्योंकि इसे बैटलफील्ड समझा जाता है हमेशा इलेक्शंस का, तो पहली दफ़ा पंजाब के अंदर किसी की तरफ कोई वाज़ेह रुझान नहीं है। तो अब चेयरमैन साहब जो बात करते हैं, दोनों तरह के आज़ाद उम्मीदवार, जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से आएंगे भी तो वो बहरहाल पीएमएलएन के खिलाफ आएंगे, और अगर वो पीटीआई से आएंगे तो वो तो शदीद मुखालिफत में आएंगे। तो अब दोनों तरह लामवाला जो उधर से आएंगे तो वो पीपल्स पार्टी उनके लिए ऑप्शन होगा, क्योंकि बड़ी कुव्वत के तौर पे पीपल्स पार्टी मौजूद होगी मरकज के अंदर। तो चेयरमैन साहब कोई दावा नहीं कर रहे हैं, वो जो ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिकल उसी की तरफ देख रहे हैं। और जो आपने एक बात की थी कि ये पॉलिटिकल, ये जो आजकल इतनी नफरत है या जिस सतह के ऊपर है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बड़ी रही है। इस दफ़ा तो इलेक्शन कैंपेन में तो इलेक्शन कैंपेन ही नहीं नज़र आ रही, सिवाय पीपल्स पार्टी के आपको कोई नहीं मिलेगा जिस जमात ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम चलाई है चारों सूबों के अंदर, और चारों सूबों में हर डिस्ट्रिक्ट तक जाके या डिवीजन तक जाके अपनी कैंपेन चलाई हो। तो मैं समझता हूँ इससे पहले इससे भी जहर आलूद कैंपेन हुआ करती थी जिसमें काफर और गद्दार तक के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे। आज वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूर है कि जनरल ज़िया की बाक़ियात में, जो डिक्टेटर ज़िया की बाक़ियात हैं, उन्होंने ये चाहा है कि ये इलेक्शन रेफरेंडम की तरह के हो जाएं। वो जो ज़िया का रेफरेंडम था, जिन था या रेफरेंडम था, तो मेरे ख्याल से वो वाला रेफरेंडम करवाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे मुखालिफिन को कहीं बांधा जा रहा है, कहीं रोका जा रहा है, और फिर बातें वही की जा रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी या हमारे चेयरमैन लाहौर में आके लड़ते हैं तो हमारे पीएमएलएन वाले दोस्त कहते हैं कि ताने देने लगते हैं कि ये लाहौर है, ये पंजाब है, मतलब कोई जुर्रत ना करे। तो वो जो पुराना इनका अंदाज था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, ये वही सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर भी लोग पॉलिटिकल फैसले करेंगे और नफरत का इजहार करेंगे वो लोग जो इक़्तिदार में आने के लिए अवाम की बजाय किसी और पे नज़र करें। ठीक। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो इस वक्त हिकमत अमली लेके चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट, नून के अगर रहनुमाओं को देखें तो बेशतर रहनुमा ये कहते हैं कि हमें क़यादत ने मना कर रखा है इन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए। तो पीएमएलएन अगर पीपी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पा रही तो किस मसलहत के तहत नहीं बोल पा रही? देखिए, अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था अपने प्रोलोग में, सियासी मंजरनामा। जी, ये सियासी मंजरनामा नहीं आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप मजाकी मंजरनामा देख रहे हैं। ये जमहूरियत का एक मजाक है। जब किसी को आप रोकते हैं और किसी को आप कहते हैं कि आपकी और आप लड़ते नहीं हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। वो बिल्कुल, ये तो डिक्टेटरशिप में भी कभी नहीं हुआ इस तरह। आप जनरल मुशर्रफ का टाइम देख लें, जिस तरीके से आजकल हो रहा है, सप्रेस कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, तो ये तो एक मिलिट्री रजीम में भी नहीं हुआ। सो द बेसिक क्वेश्चन इज कि आपने जो किया है आगे क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या है, ये कर रहे हैं अपने अपने, पीपल्स पार्टी भी कर रही है अपने अपने। अब बात वहीं आ गई है ना, पीडीएम से पहले ये सब एक थे, पीडीएम डिसमेंटल होती है, सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, और ये भी मैं कहूँगा खिलाफ पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। रीगल चौक पे शहबाज शरीफ साहब पेट फाड़ते हैं, इधर से बिलावल कुछ कहते हैं, और ये एक रिएक्शन काउंटर रिएक्शन, ये पॉलिटिकल गिमिक्री, इस पे लोग अब किसी पे कोई एतबार नहीं करते। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा कि पीटीआई एक दहशतगर्द एक जमात है, चलो कह दिया आपने, उनके कहने से होती तो नहीं है लेकिन हो गया। लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं, आप हमें अपना वोट दें, हम आपको लेके जाएंगे, तो वो दहशतगर्दी किधर गई? फिर मुझे बताया वो कहाँ गई, उसको आप कैसे नेगेट करते हैं? तो ये जो इस तरह के जो बयानात होते हैं वो अपने आप के खुद एक कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात बन जाते हैं, जो कि इलेक्शन के जब वो एक्चुअल वोट कास्ट करना होता है उस वक्त वो काउंट होता है दिमाग का। उस वक्त वो आदमी या एक औरत या जो भी हो, वो सोच के अपना वोट डालती है। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि एक जमाने में पीएमएल या पीपीपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, कराची से लेकर लंडीकोतल तक। आज क्यों रीजनलाइज्ड हुई है, क्यों मार्जिनलाइज्ड हुई है? कोई वजह तो है ना यार। वोट इस तरह तो नहीं टूट जाता, एक परसेप्शन से भी टूटता है और दूसरा कामों से भी टूटता है। कई लोग हैं पीपल्स पार्टी में जिन्होंने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया, और कई ये जाले खड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वेल डन, और वो कहीं ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं। इसको कहते हैं हम नजरियाती पॉलिटिक्स। इसमें नून में आप देख लो, अब ये जो आपकी तीसरी जमात आती है, ये तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ अब टूट गई है ना, टूटी, हाँ बिल्कुल टूट गई, क्योंकि हर एक इनके निशान तो अलग हो गए। लेकिन अब लिटमस टेस्ट ये बताएगा कि क्या, अभी आपने मेरे ख्याल किसी से सवाल किया था कि अब उसके बाद क्या होगा, ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अगर तो ये उधर गए तो फिर ये भी 0-0 हो जाएंगे। ये जाएंगे एक ही जमात के पास, ये जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और वही उसी को तैयार करेंगे, इसको पीटीआई। लेकिन मीर साहब सवाल ये है कि वो वी डोंट केयर वो पीटीआई में किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 94 के तहत आजाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर उसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका कम से कम एक उम्मीदवार उसके इंतखाबी निशान या प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुआ हो। अब पीटीआई का तो कोई उम्मीदवार नहीं हुआ होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी हुई है आज़ाद करार दिए जाने के खिलाफ, तो अगर कोई एक भी नहीं होता तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या होगा सेकंड? फिर ऑप्शन की बात ही कोई नहीं है ना। फिर आप कहें कि ये इलेक्शंस फार्स है, ये फ्रॉड है, ये सही इलेक्शंस नहीं है, और दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो नई गवर्नमेंट आएगी, लेट मी टेल यू, जहां मैं बैठा हूं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड 3 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उन्होंने कहा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कल की बात है, मैं कल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में था और कल मुझे 3 लॉर्ड्स ने ये बात की, और उसके बाद मेंबर्स, आम जो मेंबर्स हैं, उनका भी यही ख्याल है। तब आप मुझे बताएं, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर? आप खुद बताएं, एज अ ह्यूमन बीइंग, किसी के साइड हम नहीं लेते हैं, हमें नहीं पता, जो मर्जी आ जाए। क्या ये मोडस ऑपरेंडाई जो हम दे रहे हैं आवाम के आगे, दुनिया के आगे, अपने एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रेट के आगे, क्या ये सही है? खुद सोच लेना। हमने तो फेवर किसी की नहीं करनी, हमने तो फेवर उसकी करनी है जो हुकूमत भी आए और आवाम का काम करे। वी डोंट केयर हू कम्स इन। So the question arises, क्या आपका ये modus operandi, is this the right way? No, I don't think so. फिर आगे आपके पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं,
इकोनॉमिक डिप्रेशन में आप बैठे हैं, हाउ विल यू रिमूव दैट इकोनॉमिक डिप्रेशन? क्या आपके पास एक ऐसी टीम आएगी या ऐसी कोई पार्टी आएगी जिसके अंदर और एरिस्टोटल और दूसरे क्या डेमोक्रेट्स बैठे हुए हैं? ये तो स्वॉर्ड और डेमोक्रेट्स हैंग करेगी, वो हैंग करेगी लोगों के सरों के ऊपर कि अब क्या होगा। हमें इस अनसर्टेनिटी से 10-12 दिन रह गए, जो भी हैं बैठ जाएं और एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये इलेक्शन सही होंगे, ईमानदारी से होंगे। लेकिन कैसे होंगे जब आपने एक पार्टी को निकाल दिया है, उसको आप इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे? हाउ विल यू कॉल दैट? चले इस पे मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगा, अफगानिस्तान के हैं। मैं वापस आता हूँ। रेहान हाशमी साहब, इब्तदाई तौर के ऊपर जब किसी का किसी से इत्तेहाद नहीं हो रहा था, एमकेएम ने पीएमएलएन के साथ खड़े होकर इत्तेहाद की बातें की, क्या वो स्टेटमेंट जल्दबाजी में दे दिया गया था, या अभी भी आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जब नताइज का ऐलान होगा तो नून लीग एमकेएम के साथ ही खड़ी होगी? देखिए, कबल इसके कि मैं इस बात पर आऊं, मैं गोश गुजार करना चाहूंगा कि बड़े एट्रोसिटीज की बात की जा रही है, मार्जिनलाइजेशन की बात की जा रही है, मगर एमकेएम वो वाहिद जमात है जो कि इन तमाम एट्रोसिटीज को, मार्जिनलाइजेशन को सहती रही है, लाशें उठाते रहे हैं और हम मुख्तलिफ फोरम पे बात भी करते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जमात के साथ अभी कुछ भी हुआ है। अगर किसी ने मुल्क की सलामती पर हमला किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और बरमला उसका इजहार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। आज़ादी तो अपने सोच की आज़ादी होनी चाहिए और बुनियादी तौर पर आइन की पासदारी की आज़ादी होनी चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एमकेएम का मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहिदा और कंसेंसस, जी मैं मीर साहब हाशमी साहब बात मुकम्मल करने में आता हूं वापस। जी हाशमी साहब, कि एट्रोसिटीज की बात कर रहा था, वो जो परसेप्शन डेवलप किया गया, और अगर कोई मुल्क दुश्मन था तो उसको सफाई हस्ती से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी थी, एक परसेप्शन खास तौर पर डेवलप किया गया। और जब हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ फोरम पे बोलते थे तो यही लोग जो आज वावेला कर रहे हैं ये कहते थे फोरम ऑफ द हाउस कि हाउ इट इज पॉसिबल। और आज इनके साथ खुदा न खास्ता किसी बेगुनाह के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई मावरा अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम इनके साथ मुबाहिसा कर रहे होते थे और इनको गोश गुजार कर रहे होते थे, बता रहे होते थे, फरियाद कर रहे होते थे, तो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे होते थे। तो बहरहाल ये अगर नाजायज किसी के साथ हो रहा है तो होना नहीं चाहिए, अव्वल तो अव्वल जिक्र। और अगर किसी पार्टी का परसेप्शन डेवलप करके नेगेटिविटी की तरफ एक पूरा परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, तो एमकेएम के ऊपर कौन कौन से इल्जाम नहीं लगाए गए, और फिर उसको क्लियर करके सामने भी खड़ी हुई है एमकेएम और डटी रही। मैं मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहदे की बात कर रहा था। देखिए, वो मुतालबात, वो तमाम मुतालबात जो पीटीआई के साथ भी हुए, वही पीपल्स पार्टी के साथ हुए, और उन्हीं मुतालबात के नुकात के ऊपर मुस्लिम लीग नून के साथ भी बात की गई। हम बात क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, आर्टिकल 140A का इतलाक हो, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तकरीबन 10 सालों से अर्बन एरियाज को नहीं दिए जा रहे। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी रोक कर बैठी हुई है, तो वो देना कब शुरू करेंगे? क्यों नहीं दे रहे? यूनिवर्सिटीज का अर्बन एरियाज में क़याम हो, कोटा सिस्टम एबॉलिश करना हो, एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें। अच्छा, अब क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमारे इस तजावीज को, खसूसी तौर पर कुछ आईनी तजावीज को भी, कि जो कि बुनियादी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करना था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से, इसके ऊपर हामी भरी। आर्टिकल 140A का इतलाक, चाहे वो रूट लेवल डेमोक्रेसी और बल्दियाती निजाम को मुस्तहकम करना। देखें, एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं, वो रूट लेवल डेमोक्रेसी क्यों चाहता है कि उसके घर के बाहर निकलते ही के साथ सड़क का, गटर का, पानी की तरसील का, लाइटों का, ये बुनियादी मसाइल उसके हल हों। तो एक आम आदमी को इससे ज्यादा बेचारे को किसी और चीज की अभी मौजूदा हालात में, खास तौर पर कराची हो या अर्बन एरियाज हो, उसमें इसी बात की तो फिक्र हो रही होती है। तो अगर ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात की तजदीद करती है कि जनाब अगर हम जीतेंगे और आकर इन तमाम नुकात को रिड्रेसल करने की कोशिश करेंगे, तो हम तो उससे मुआहदा करेंगे, उससे इस बात की तजदीद करेंगे कि जनाब आप आएंगे तो इन नुकात के ऊपर, इन तरामीम के ऊपर कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, आदादी अक्सरियत मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें कोई ऐसी गलत मुज़ायक़े की बात भी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पावर्स को, अथॉरिटीज को, फंड्स को, सेंट्रलाइजेशन की 18वीं तरमीम के साए में सूबे ने अपने पास इख्तियारात मरकूज कर लिए हैं, तो वो फिर जमहूर की बात ना करें, क्योंकि जमहूरियत तो ये है कि जब आप निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली करते हैं। ये कौन सी बात होगी कि पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट का काम करवाया जा रहा है, और वो बड़ा बड़ा फख्र है भाई, फिर बल्दियाती निजाम को खत्म कर दें आप आइन में से।
चले मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस तरीके से बात रेहान हाशमी ने की, उनका रिबटल तो आप वो भी दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आप इन दिनों अपने जलसों के अंदर ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो पीएमएलएन के इंतकाम का निशाना बनी हुई है और हम भी बने थे। आज भी उन्होंने अपने जलसे में बेशुमार बातें की। दूसरी तरफ से जवाब ये आ रहा है कि ये आपको इन्हीं 10-12 दिनों में क्यों दिखाई दे रहा है, पिछले 2, 4, 6 महीनों में क्यों दिखाई ना दिया? अभी सिर्फ आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए अपना बयानिया तब्दील कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने इलेक्शन कैंपेन के लिए बयानिया तब्दील किया है तो आप बता दें कि हमारा पहले बयानिया क्या था। हमने कब कहा था कि किसी जमात का रास्ता रोका जाए, कोई एक स्टेटमेंट बता दें। और हमने कब किसी का रास्ता रोकने पे या खुद रोका है या रोकने को सपोर्ट किया है। देखिए 2017 में वापस चलते हैं, इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त एक और कोई ब्लू आइट था और वो ब्लू आइट सबको डिस्क्वालीफाई करवा रहा था, रास्ते बंद करवा रहा था, हमारी जमात तोड़ तोड़ के शामिल करवा रहा था। रोज एक नया नारा लगता था कि विकेट उड़ा दी। हम उस वक्त उसके खिलाफ, क्योंकि वो ताकत में था, और जो जेल में था उसके बारे में हम कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। आज भी जो जेल में है उसके बारे में हम खामोश है। हमारा सारी जिंदगी का ये मौक़िफ़ है, हम सियासी तौर पे अपने सियासी मुखालिफिन का मुकाबला करते हैं, ना तो किसी को टेक्निकली नॉकआउट करते हैं, ना बाहर निकालते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि सियासी जमातें खत्म की जाएं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये लोग, क्योंकि इनका कोई मंशूर नजरिया नहीं है, बयानिए होते हैं, डे टू डे ये चेंज करते रहते हैं। हम लोग एक नजरियाती जमात हैं, हमारे बुनियादी असूल हैं, जिसमें दूसरा असूल जो हमारा है, चौथा असूल, वो है ताकत का सरचश्मा आवाम है। और ये हमने ना सिर्फ अपना असूल बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन को इस आवाम की जो बुनियादी हकूक है उन्हें गारंटी किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ताकत का सरचश्मा आवाम है तो फिर वोट उसी का चलेगा, उसी के जरिए इक़्तिदार मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ, देखिए हमारे एमकेएम के जो दोस्त हैं जज्बाती हो जाती हैं इलेक्शंस में। माशाल्लाह ये वो जमात है जो हमेशा हुकूमत में रही है, इतनी खुशनसीब जमात। ये बल्दियाती नाज़िम थे, ये उस वक्त मेयर थे फारूक सत्तार साहब जनरल ज़िया के दौर में। उसके बाद से लेके आज तक जनरल ज़िया का दौर, बीबी की हुकूमत, मियाँ साहब की हुकूमत, फिर बीबी की हुकूमत, मियाँ साहब की हुकूमत, फिर मुशर्रफ की हुकूमत, फिर हमारी हुकूमत, फिर उसके बाद मतलब काफली की हुकूमत, फिर हमारी हुकूमत, फिर पीटीआई की हुकूमत, फिर पीडीएम की हुकूमत। माशाल्लाह हर बीच में से आप पीएमएलएन की हुकूमत निकाल गए, चल वो भी डाल लें, तो सब में ये मौजूद है। पीडीएम मैंने कह दिया, ये सब में मौजूद रहते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ऐसे शिकवे करते हैं जिन्हें इक़्तिदार इनके करीब से नहीं गुजरा। मैं इन्हें फिर कहता हूँ, इनके अगर जो जायज मुतालबा है बिल्कुल वैसे तो आप भी मरकजी सतह पे हुकूमत में रहे हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब के बकौल कभी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी नहीं मिली। देखिए अब चले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आप 88 में हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। असगर खान केस, उसका फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम जीत के आए, हमारी 2/3 अक्सरियत को तोड़ा गया, फिर छंगा मंगा ऑपरेशन करके हमारी पंजाब हुकूमत को रोका गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। यानी आप फिर ये कहना चाहते हैं कि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती वो जीत के आता है? नहीं, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अवाम की ताकत पे इंहिसार करते हैं। सही। पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बड़ा नुकसान पहुंचा है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। पीजे मीर साहब ने जो कहा कि कभी हम लेकिन ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, 50 साल से हमें इक़्तिदार पंजाब में नहीं दिया गया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुज़दार जैसे लोगों से भी मतलब खराब थी कि नहीं दिया गया, छीना गया है इक़्तिदार? मैं आज भी कहता हूँ, और एक मैं बात कह रहा था, हम चाहते हैं कि मुकामी हुकूमतों तक इख्तियारात जाएं, लेकिन उसके लिए बैठ के बात होगी, बैठ के बात करना होगी। आगे एक बात तो कर लेने दें, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, खुद खत्म कर रहा हूँ। देखिए हमने जो इख्तियारात का इर्तकाज था ऐवान सदर से पार्लियामेंट से सूबाई हुकूमतें, अब हम इस दफा ये वादा लेके आ रहे हैं कि वफाक से वो 17 वजारतें खत्म करेंगे, 300-350 अरब रुपया बचाएंगे और मुकामी हुकूमतें मजबूत हो रही हैं। फिर तो मुकामी हुकूमत में एमक्यूएम वाले भाग जाते हैं, इलेक्शन में आते ही नहीं है, जो इनका हाल होता है। तो ये सिर्फ मेरे, ठीक है इलेक्शन खेलते हैं,
अदरवाइज जब इलेक्शन आते हैं फिर ये चले जाते हैं। चले पता एक नहीं ब्रेक क्या बात। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे पीजे मीर साहब की तरफ चलेंगे और पीजे मीर साहब की राय लेंगे कि वजारतों के खत्म कर देने से या फिर इलेक्शन के करीब बयानियां तब्दील करने से या नया बयानिया बनाने से फर्क क्या पड़ता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से बातें की है, पीजे मीर साहब से जानते हैं। पीजे मीर साहब, आप रेहान हाशमी साहब को कोई जवाब देना चाहते थे उस वक्त, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। आप ही की बात के ऊपर रेहान हाशमी साहब उस वक्त बोल रहे थे कि खामोशी तारी होती थी किसी वक्त में। अच्छा, सबसे पहले मैं यही कहना चाह रहा था, जो रेहान बात कर रहे थे कि जब ये एडीएम का जो इनका हुआ था उधर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में मिलीनियम होटल पे, और वहाँ मुझे याद है अशकज़ई और मौलाना फजल रहमान ने एक करारदाद पेश की थी जो कि सब ने एक्सेप्ट किया था कि MQM एक दहशतगर्द जमात है। और उसके बाद फिर मियाँ साहब निकल के उन्होंने APDM बनाई दूसरे कमरे में जाके। अब मुझे बताओ, आप बैठ के यहाँ कुर्सियों के ऊपर एक जमात को कहते हो दहशतगर्द है, चलो कह लिया दहशतगर्द है, और फिर आप जाके उनसे वोट भी मांगते हो। यार किस किस्म की सियासत आप लोग करते हो? एक मिनट में MQM is the worst political party and next minute everybody goes there and asks them, और ask नहीं, beg them for their votes। ये सियासत नहीं होती है, ये सिर्फ लोगों को एक परसेप्शन, गलत परसेप्शन डालना होता है कि MQM ये MQM वो है। मैं किसी का कोई वो हामी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि MQM ने बहुत कराची में पर्टिकुलरली काम किया है, बहुत काम किया है। अब जब रोडें ब्लॉक हो जाती हैं तो गालियां गवर्नमेंट को पड़ती हैं, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो, लेकिन ये जो प्लास्टिक्स और ये जो डेब्री आप उधर गटर्स में डालते हैं, क्या वो मिनिस्टर्स डालते हैं, क्या वो गवर्नमेंट डालती है? कोई नहीं। राइट फ्रॉम कराची एनीवेयर इन द कंट्री गंद हम करते हैं, गालियां गवर्नमेंट को हम देते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। सो आई थॉट आई मस्ट क्लियर दैट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैंने उस वक्त भी कहा था, पता नहीं कि इनका इधर लीडर है, छोड़े उसको क्या नाम लूं, मैंने उसको भी कहा था, मैंने कहा ये आपने क्या ज्यादती की है। और यही चीज होती है, आज आपने PTI के साथ यही कर दिया सारे। आज तो वक्त है जमहूरियत को इतना तकड़ा करो कि बाकी पार्टीज खड़ी हो जाए, और जिस तरह के बिलावल कह रहे हैं उनको, ये PTI वालों को आ जाए जी हमें वोट दे, बिलावल को चाहिए कहें नहीं जी इमरान खान को बाहर निकालो। ये क्या बात है कि वो अंदर है तो उसके लोगों के साथ आप ले रहे हैं? नो, आप निकालो सबको कि इकट्ठे हो फॉर डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी बड़ी लूली लंगड़ी क्यों होती है? इसलिए होती है कि कोई जो नीचे जा रहा होता है, एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारा एक पॉलिटिकल जो ओपोनेंट है वो नीचे चला गया, उसका वोट को हम इनकैश करेंगे। हर पार्टी यही करती है। तो ये जमहूरियत नहीं होती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी हम लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक फार्स बन जाता है, ये एक मजाक बन जाता है, और हम एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्टेबल्स। और भाई ये कौन से इलेक्टेबल्स हैं? इतनी देर के इलेक्टेबल्स हैं, क्या इन्होंने काम किया है मुझे बताओ। अपने एरिया के वडेरा आपको बन गया, इलेक्टेबल हो गया क्योंकि वो ताकतवर है, तो आप समझते हैं कि वही काम करेगा। कितने वडेरों ने काम किए हैं यार, जरा बताएं तो सही मुझे। सही, आप किताब पढ़ें जर्नी टू इल्यूजनमेंट बाय शहबाज मजारी, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमारे अंदर वो सब्र, क्या वो तहम्मुल, क्या वो कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए है, बर्दाश्त है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। अभी तो और गर्मा गर्मी होगी, गर्मा गर्मी होगी। आखिरी 4 मिनट बाकी हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक, आमिर हसन साहब आप कमेंट करना चाहते थे पीजे साहब की बात पे? देखिए, पीजे साहब ने जो याद करवाया है, नहीं ये भी याद होगा कि तमाम जमातों ने जब कहा था कि MQM दहशतगर्द जमात है, हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा था सियासी जमातों के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, और इसी पे हमारा इख्तलाफ हुआ था। हमने सपोर्ट किया था कि सियासी कुव्वतों के दरवाजे बंद ना करें। आज पीजे साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हम कहें कि इमरान खान बाहर हो। वो इमरान खान जिसने हमारे साथ जुल्म की इंतहा की, हमने उसे ना जेल में डालने की बात की, ना हम कहते हैं जेल में डाला जाए। मुल्की कवानीन मौजूद हैं जो इमरान खान ने 9 मई को या उनकी जमात ने किया, कानून के मुताबिक होना चाहिए। ना हम उन्हें गिरफ्तार करने की बात करते हैं, ना हम उन्हें रिहा करने की बात करते हैं। हम ये बात जरूर करते हैं कि सियासी जमातों को
रोका ना जाए, सियासी एक्सरसाइज से ना रोका जाए। पीजे मीर साहब जरा हमारा ये भी तो हौसला देखें कि जो बंदा हमें दिन रात चोर डाकू कहता है, हमें जेलों में रखता है, हम जब उसमें बुरा वक्त आता है एक दफा नहीं कहते, कभी हम नहीं कहते कि इसे सजा दें, इसे तकलीफ दें। यही हमारा, इसको तो अप्रिशिएट करें। फिर तो आप जो हमसे जो चाह रहे हैं ना, इतना तो ज़र्फ किसी का भी नहीं होता जो आप चाह रहे हैं ना। तारीख में इतना किसी का ज़र्फ हुआ है कि कल तक जिस शख्स ने हमें जेल में रखा, वक्त आएगा पॉलिटिकली वो अपने केसेस को करके आए, जैसे हम अब बाइज्जत बरी होके आए हैं 14 साल जेल में रह के, आसिफ अली जरदारी साहब और इस तरह हमारी बहुत सी लीडरशिप तो होके आए। हम किसी सियासी जमात को रोकने के हक में नहीं ना। कल थे जब पाबंदी लगने की बात हुई पीटीआई पे, हमने सपोर्ट नहीं किया। हम आज भी कहते रहे कि इनका सिंबल नहीं छीनना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि सियासी जमातों को, लेकिन सियासी जमातों को भी सियासी जमात बनना चाहिए। क्या इमरान खान को नहीं चाहिए था कि वो किसी पॉलिटिकल फिगर को आगे ले आता? जो उन्होंने भी पार्टी के साथ किया है उसमें हम कसूरवार नहीं है, वो उनके मामला हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्स को इस तरह से उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये ना जमहूरियत के लिए अच्छा होता है ना रियासत के लिए अच्छा। ठीक, आखिरी मिनट रेहान हाशमी साहब, फर्ज कर लें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही हुई तो क्या एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ विफाक में इत्तेहादी होगी? क्योंकि एमकेएम का ये मानना है कि हम आवाम के लिए होते हैं और अगर हम ऑपोजिशन में बैठे तो हम उनका फैसला किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मैं पहले तो मीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने वो तारीखी हकायक अफशा किए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि जनाब हुकूमत साजी में रहे हैं तो भाई आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों और दीगर पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम के पास नहीं आते, जिस तरह की मीर साहब की हुई वही बात, यही तो हम कह रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है मेजॉरिटी लेने का, तो जनाब आज बैरिस्टर साहब, यासिर रशीद साहब आपके प्रोग्राम में बैठकर ऐलान कर दें कि पीपल्स पार्टी अपने मंशूर का हिस्सा बनाएगी कि जो मोनार्की टाइप का इनहेरिटेड पॉलिटिकल जो एलीट क्लास इन्होंने रखा हुआ है वो खत्म करेंगे और जमहूर की बात करेंगे। ये ऐलान कर दें आपके प्रोग्राम में कि जो अर्बन एरियाज के कोटा सिस्टम की जद में लाकर इन्होंने मारा हुआ है वो खत्म कर देंगे। ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो रोक कर बैठे हुए हैं ये खत्म कर देंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन बात ये है कि इस पे फैसला कौन करेगा, माजी में भी होता रहा है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, रेहान हाशमी साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।